दीपक, गुड मॉर्निंग। सर्वेश जाखड़। ओके सर, साउंड आ रही है। थैंक यू दीपक। अजय कुमार गौतम, महावीर प्रताप, नव वर्ष मंगलमय हो आप लोगों के लिए। और गुड मॉर्निंग गायत्री भार्गव, जयपाल जाखड़, गीता भल्लवी। हेलो सर, आई एम न्यू इन लाइव क्लास, सो यू आर वेलकम। विनय वर्मा, परमजीत, सुरजीत सिंह ठाकुर, न्यू ईयर कैसा रहा मेरा? न्यू ईयर पे आइसोलेशन में रहे, कल क्लास नहीं हो पाया, कोई बात नहीं है। इट विल बी कॉम्पनसेटेड ऑन सैटरडे। मेरे पास ये ऑप्शन है ना, सैटरडे संडे को क्लास लेकर के क्लास को कॉम्पनसेट करने का। अलीशा खान, हैप्पी न्यू ईयर। पुष्पेंद्र, परमजीत, हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो जो भी पढ़ते हैं वो याद हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। अमित कुमार यादव लिख रहे हैं, वेबसाइट पर लॉगिन नहीं हो रहा है, ऐप पर क्लास देखनी पड़ रही है। हैप्पी न्यू ईयर सर। बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा कह रहे हैं, फ़ायदा कहें या इसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। वो एक रजिस्ट्रेशन पे 3-3 लोग बैठ करके क्लास देख रहे हैं ना। इसका रिपोर्टिंग कुछ स्टूडेंट्स ही करते रहते हैं कि सर ऐसा हो रहा है। स्वाति प्रिया, यासिन खान, हैप्पी न्यू ईयर। हर्षित अग्रवाल, लैपटॉप पे क्लास नहीं चल रही। उसका एक कारण ये था कि बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे, लेकिन देखते हैं क्या है टेक्निकल इश्यूज। दिल्ली में आज सुबह से ही बहुत तेज बारिश हो रही है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, पछुआ विक्षोभ अपने क्या बोलते हैं उसको, शबाब पे है, अपने पीक पे है। और इनिशियली तो वाईफाई का भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, बट फाइनली बिल्कुल सही टाइम पे बारिश रुक गई है। तो शुरू करते हैं। मुझे ये लिख करके बताओ कि कहाँ पे हमने छोड़ा था, टॉपिक क्या चल रहा था हमारा। शायद आइसोस्टैसी हुआ था और जियोमॉर्फिक साइकिल से शुरू करना था, या जियोमॉर्फिक साइकिल में हमने कुछ लिखवाया है। आप प्लीज मुझे बताओ लिख करके। गुड मॉर्निंग श्वेता यादव, हैप्पी न्यू ईयर अमित यादव, थैंक यू।
ओके महावीर, देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। गुड मॉर्निंग नासिर। पीटीटी एंड आइसोस्टैसी दोनों हो गया था। ओके, मतलब आज से जियोमॉर्फिक साइकिल शुरू करना है, यानी हमारा टॉपिक होगा हमारा भू आकृति चक्र। भू आकृति चक्र, जियोमॉर्फिक साइकिल। इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन आपको पढ़ना है डेविस का मॉडल, पेंग का मॉडल और एलसी किंग का मॉडल, और एक पढ़ना होगा आपको क्रिकमे का मॉडल। और ये चार जो है इनको हम लोग कहते हैं साइक्लिक मॉडल या जियोमॉर्फिक साइकिल मॉडल्स, है ना। अब मूल टॉपिक है लैंडस्केप डेवलपमेंट। यानी भूदृश्य का विकास, ये मूल विषय है हमारा। भूदृश्य के विकास से संबंधित दो तरह के मॉडल होते हैं, ए जियोमॉर्फिक साइकिल मॉडल्स और बी नॉन साइक्लिक मॉडल्स। गैर चक्रीय अवधारणाएं, ये नॉन साइक्लिक मॉडल्स होगा। गैर चक्रीय अवधारणाओं में एक लिखा जा सकता है, इसका एक और इन्हीं की पानी की टंकी भर गई है। नॉन साइक्लिक मॉडल्स, गैर चक्रीय अवधारणाएं, ये एक तो है जेटी हैक, शोरले, एस्ट्रॉलर, इन विद्वानों के द्वारा प्रतिपादित मॉडल्स हैं ये नॉन साइक्लिक मॉडल्स, गैर चक्रीय। भूदृश्य का विकास कह सकते हो, या फिर इसमें अगर स्थलाकृतियों का विकास भी लिख करके आए, तब भी यही होगा। तो जियोमॉर्फिक साइकिल और नॉन साइक्लिक मॉडल्स, दो तरह का मॉडल होता है। हम लोग दोनों की बात करेंगे, नॉन साइक्लिक भी आपको पढ़ाएंगे और जियोमॉर्फिक साइकिल भी पढ़ाएंगे। और जियोमॉर्फिक साइकिल में सिर्फ डेविस और पेंग से काम नहीं चलता, आपको एलसी किंग और क्रिकमे भी पढ़ना होगा। इस चार्ट को बनाइए।
अब आप लिखो टॉपिक, भूदृश्य के विकास का अर्थ क्या है। भूदृश्य के विकास का अर्थ क्या है, या लैंडस्केप डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। लैंडस्केप डेवलपमेंट क्या होता है, लैंडस्केप डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। ओके ये कमरे में ठंड थोड़ी कम लगती है क्योंकि ये कमरा हीट चैम्बर, महावीर प्रताप ने पूछा है, कमरा ही हीट चैम्बर बना हुआ है। ऊपर में इतना सारा लाइट्स लगा दिया और ये सामने बोर्ड से भी हीट वेव्स आता है, बीच में हम हैं एक नाजुक सा इंसान, तो हीट चैम्बर में खड़ा होके ठंड नहीं लगती है। मैं 1 सेकंड आता हूँ अपना चाय देख करके ठंड में। ओके आप लिखो, थोड़ा सा राइटिंग करना होगा पहले। लिखो, भूदृश्य के विकास का अर्थ है स्थलाकृतियों का विकास अथवा स्थलाकृतियों के समूह का विकास, असेंबलीज ऑफ लैंडफॉर्म, स्थलाकृतियों के समूह का विकास। तथा स्थलाकृतियों का विकास अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियों के आनुपातिक कार्य दर का प्रतिफल होता है। स्थलाकृतियों के विकास में संरचना प्रक्रियाएं एवं काल महत्वपूर्ण निर्धारक होते हैं। भूदृश्य का अर्थ है समरूपी भूभौतिक दशाओं से युक्त स्थलाकृतियों के समूहन से निर्मित भूपर्पटी का वह इकाई भाग, भूपर्पटी का वह इकाई भाग जो अपने समीपवर्ती भूदृश्य से पृथक दिखता हो, पृथक प्राप्त हो, या सिर्फ पृथक हो।
पृथक हो। जैसे हम लोग कहते हैं हिमालयन लैंडस्केप, हिमालय का भूदृश्य। अब हिमालय का भूदृश्य गंगा के मैदान के भूदृश्य से और तिब्बत के पठार के भूदृश्य से अलग है। और हिमालय में कटक एवं घाटी स्थलाकृतियां हैं, जबकि मैदानी भाग में समतल और कहीं कहीं जमाव से निर्मित स्थलाकृतियां हैं, नदियों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं गंगा के मैदान पे। तो गंगा का मैदान, सिंधु गंगा का मैदान एक भूदृश्य माना जाएगा, जिसमें स्थलाकृतियों के समूह में कहीं न कहीं एक प्रकार की समरूपता है। मैदानी भाग है, डिपोजिशनल फीचर्स हैं, नदियों का रिवर वैलीज और फ्लड प्लेन्स बने हुए हैं। जबकि हिमालय में आप जाओगे तो वह एक अलग भूदृश्य है, क्योंकि वहाँ पे विभिन्न ऊंचाइयाँ, गहराइयाँ, वो कटक, वो घाटी की स्थलाकृतियाँ प्राप्त हो रही है। तो हिमालय एक भूदृश्य हो गया, गंगा का मैदान दूसरा भूदृश्य हो गया, आपका महाद्वीपीय पठार तीसरा भूदृश्य हो गया। भारत का जो उप महाद्वीपीय पठार है, भूदृश्य की दो शर्तें हैं। पहला है उसमें कहीं न कहीं समरूपता होनी चाहिए, दूसरा विभिन्न स्थलाकृतियों का एक समूह होना चाहिए, और तीसरा ये कि वो अपने चतुर्दिक भूदृश्य से, बाकी भूदृश्य से अलग दिखता हो, आइडेंटिफाइबल हो। भूदृश्य का कोई स्केल नहीं होता है। जैसे हिमालय में कश्मीर का एक अलग भूदृश्य है, कोई स्केल नहीं हो सकता है। कुल्लू घाटी भी एक भूदृश्य का निर्माण कर रही है। तो आपको, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप भूदृश्य के किस स्केल को ले रहे हो, किस पैमाने को ले रहे हो और कैसे आप पढ़ना चाहते हो। भूदृश्य सिर्फ एक अवधारणा है, डिपेंड करता है भूगोलवेत्ता के ऊपर में कि उसने भूदृश्य का मेजरमेंट क्या लिया है, क्या यूनिट लिया है भूदृश्य का। लिखो, भूदृश्य के विकास का अर्थ है, भूदृश्य के विकास का अर्थ है स्थलाकृतियों में उत्पन्न परिवर्तन अथवा रूपांतरण, जो कि भूआकृतिक प्रक्रमों के कार्य दर की गहनता एवं तीव्रता पर निर्भर करती है। गहनता एवं तीव्रता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट, लिखो, भूदृश्य के विकास से संबंधित दो अवधारणाएं हैं। इन्हीं दोनों की बात की जा रही है। ए, भूआकृतिक चक्र अथवा चक्रीय अवधारणाएं। पहला है चक्रीय अवधारणाएं, और दूसरा है गैर चक्रीय। भूदृश्य का विकास, पहला है चक्रीय, दूसरा है गैर चक्रीय। चक्रीय के अंदर में दो आता है, काल परतंत्र, दूसरा होता है प्रक्रिया आधारित, जो होता है टाइम डिपेंडेंट। इसको बोलते हैं टाइम डिपेंडेंट मॉडल्स।
जो भी स्टेज मॉडल होगा, जो भी अवस्था आधारित मॉडल होता है, वो सब टाइम डिपेंडेंट मॉडल होता है। दूसरा होता है प्रक्रिया आधारित, इसको हम कह सकते हैं, अथवा काल स्वतंत्र टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल। जैसे उदाहरण ले सकते हैं हम लोग कि डेविस का मॉडल काल परतंत्र है, जबकि पेंक का मॉडल काल स्वतंत्र है, टाइम इंडिपेंडेंट है, प्रक्रिया आधारित है वो। तो दो तरह के मॉडल मिल सकते हैं आपको। इसमें एलसी किंग भी आएंगे और क्रिक में भी आ जाएंगे। ये सारे लोग टाइम डिपेंडेंट सीरीज में हैं। प्रक्रिया आधारित में पेंक महत्वपूर्ण है। गैर चक्रीय में आओगे तो इसमें दो तरह का मॉडल मिलता है। पहला है डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम मॉडल, यानी गतिकीय साम्यावस्था सिद्धांत, गतिकीय साम्यावस्था सिद्धांत। और दूसरा मिलता है स्टैटिक मॉडल्स। स्टैटिक मॉडल्स हैं, स्थैतिक मॉडल है बिल्कुल। तो भूदृश्य के विकास पे बहुत बड़ा रिसर्च हो चुका है और बहुत सारे विद्वानों का मत आपको मिलेगा। जो चक्रीय मॉडल होते हैं ये क्लोज्ड सिस्टम होते हैं, ये क्लोज्ड सिस्टम होते हैं। और जो गैर चक्रीय होते हैं ये ओपन सिस्टम मॉडल होते हैं, ओपन सिस्टम मॉडल्स होते हैं। और गैर चक्रीय मॉडल्स में जो डायनामिक इक्विलिब्रियम मॉडल होता है ये प्रक्रिया आधारित होता है, प्रक्रिया आधारित होता है ये। और जो स्टैटिक मॉडल्स होते हैं वो काल आधारित, ये काल डिपेंडेंट हो जाता है। अब ये जो विशद वर्णन मैंने किया है, ये चार्ट जो मैंने बनाया है, ये आप पुस्तक में तो ढूंढने की कोशिश मत करना, ऐसा कुछ नहीं वहां पे मिलेगा। क्योंकि अक्सर आप लिखते रहते हो क्या पढ़ें, मेरे पास कोई उत्तर होता नहीं है कि क्या पढ़ोगे। ये सब तो डीप रिसर्च वर्क करना पड़ता है, उससे निकल करके सामने आता है। कंप्यूटर पर नहीं चल रहा है वीडियो, आप देखते रहिए, मोबाइल पे देखते रहिए। बहुत सारी संस्थाओं ने कंप्यूटर से प्रोजेक्टर पर वीडियो चला दिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी लैपटॉप लेकर के 3-3, 4-4 लोग बैठ गए। मध्य प्रदेश में एक संस्था मिली है, मुखर्जी नगर में भी ऐसा हो रहा है। तो ये तो प्रोफेशनली ठीक नहीं है ना, तो हम भी तो एक्शन लेंगे ही लेंगे। वैसे एक्शन लिया नहीं था, ऐसा तुम लिख रहे हो तो मुझे पता चल रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट्स थे उसमें शायद ऐसा, जो हमारी टेक्निकल टीम है उसने ऐसा कुछ किया होगा। मुझे बिल्कुल अभी नहीं पता है और हम कल बताएंगे इसके बारे में। अनइथिकल कामों को रोकना आपका भी काम है, और अनइथिकल काम आप लोग खुद बढ़ाते रहते हो। अब जो वीडियो का वॉच, कितनी बार वीडियो देख सकते हो? मेरा तो था कि भाई 5 बार दे दो, बच्चे बार बार देख के सीखेंगे, लेकिन ये बच्चे तो है नहीं। ये सब के अंदर में तो मतलब कुछ की बात की जा रही है। तो देखो, प्रोफेशनल होना पड़ता है। और ये सब बहुत सारा अच्छा ही सोची हुई बात का लोग नाजायज फायदा भी उठाते हैं, इतना तो आप समझते हो। अब तो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है। ऑफलाइन तो क्लास शुरू होने वाली है। ओके, क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम।
अब चलते हैं, लिखते हैं कि चक्रीय अवधारणा क्या है या जियोमॉर्फिक साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है। जियोमॉर्फिक साइकिल का कॉन्सेप्ट क्या है, इस पे बात करते हैं। लिखो। ऑफलाइन के बाद भी ऑनलाइन कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल रहेगा। कोरोना का वैक्सीन आ चुका है और देखो शायद मानवता जीतेगी, सब कुछ पहले ऐसा नॉर्मल होगा, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री इतना बुरी तरह हिट हुआ है। अभी हम कहीं कहीं इंडिया के कोस्ट लाइन, बाहर नहीं कहीं गए थे, इंडिया के ही कोस्ट लाइन पे अनजान रास्तों पे एक स्कूटी के ऊपर बैठ करके और एक्सप्लोर कर रहे थे। तो वेस्टर्न घाट्स, मालाबार, कन्याकुमारी, फॉरेस्टेड एरियाज, रैंक 2 अन्नू कुमारी जो हरियाणा की थी, वो केरल कैडर ली है। उत्तरी भारत के इस शोरगुल से दूर भारत में एक ऐसा राज्य भी है जिसको कहते हैं गॉड्स ओन कंट्री। हालांकि वहां जो गांव गांव में दृश्य दिख रहा था, उसको देखना बहुत वहाँ की सभ्यता, मैं क्या बोलूँ, वहाँ का सभ्यता, वहाँ का कल्चर, विनम्रता एकदम से अलग है। इट्स ए डिफरेंट वर्ल्ड। हॉस्पिटैलिटी सब बहुत अलग है। लेकिन वहाँ केरल में धर्म परिवर्तन बहुत भीषण दर से हो रहा है। ये बात तुम जब जाओगे अंदर तब समझ में आएगा। कन्याकुमारी से लेकर के पूरा कोची तक कोस्ट लाइन पे ट्रेवल करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। क्रिश्चियन कैथोलिक्स का बहुत मेजर मिशनरीज वहाँ पे काम कर रहा है, और पता नहीं यार अच्छा है या बुरा, लेकिन लोग अब वहाँ के लोकल फूड को छोड़ करके केक खा रहे हैं, और फूड हैबिट्स चेंज हो जाता है ना धर्म परिवर्तन होने से। एक जो वहाँ की प्राकृतिक संस्कृति थी, हिंदुइज्म कोई धर्म संस्कृति नहीं है, वहाँ तो हिंदुइज्म का एक अलग फॉर्म मिलता है। एक्चुअली नेचुरलिज्म है, प्रकृतिवाद है। तो प्रकृतिवाद वहाँ का और फूड वहाँ का खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे करके। बहुत कुछ खत्म हो रहा है। मिशनरीज भी काम कर रही हैं। जाओगे तो फील कर लोगे इस चीज़ को तुम। सिर्फ चारों तरफ गिरजाघर बने हुए हैं, वो भी भगवान ही हैं, लेकिन सारे फिशरमैन सारे मुस्लिम्स हो गए हैं। जो वहाँ गरीब फिशरमैन थे वो सब मुस्लिम्स हो गए हैं, और जो रिच एजुकेटेड क्लास है वो क्रिश्चियन बन रहा है, बहुत बहुत तेजी से बन रहा है। प्रकृति में जो लोग जैसे हैं उनको छोड़ दो ना यार।
चलो ओके। मेरी आदत है जो देख करके अनुभव करके आते हैं उसको शेयर कर लेना। लिखो भूदृश्य पे चक्रीय पे लिखते हैं। भूआकृतिक चक्र क्या है? भूआकृतिक चक्र में लिखो भूआकृतिक चक्र का अर्थ है भूआकृतिक भूआकृतिक चक्र का अर्थ है, ज्योमॉर्फिक साइकिल का अर्थ है वह समयावधि, पीरियड ऑफ टाइम, वह समयावधि जिसमें स्थलाकृतियों का विकास श्रेणीबद्ध एवं अनुक्रमित तथा श्रेणीबद्ध एवं अनुक्रमित तथा काल आधारित प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। काल आधारित प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। काल आधारित प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। फिर लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। भूआकृतिक चक्र की अवधारणा सर्वप्रथम डेविस ने प्रतिपादित की, जो कि
जो कि 1889 में रिवर साइकिल ऑफ इरोजन के रूप में प्राप्त हुआ। रिवर साइकिल ऑफ इरोजन के रूप में प्राप्त हुआ। जिसे 1899 में ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ इरोजन, भौगोलिक चक्र के रूप में प्रतिपादित किया गया। इसे ही नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन यानी सामान्य अपर्दन चक्र, भौगोलिक अपर्दन चक्र या सामान्य अपर्दन चक्र की संज्ञा दी गई है। 1930s में, 1930 के दशक में डेविस की यही संकल्पना भूआकृतिक चक्र के रूप में प्राप्त होती है, भूआकृतिक चक्र के रूप में प्राप्त होती है। लिखो अगला पैराग्राफ। भूआकृतिक चक्र, भूआकृतिक चक्र यानी जियोमॉर्फिक साइकिल, भूआकृतिक चक्र स्थलाकृतियों का काल परतंत्र स्थलाकृतियों का भूआकृतिक चक्र डेविस में, ऐसे लिखना है, भूआकृतिक चक्र डेविस में स्थलाकृतियों का काल परतंत्र, काल परतंत्र मॉडल है। काल परतंत्र मॉडल है जिसमें काल परतंत्र मॉडल है जिसमें बहिर्जात शक्तियों के द्वारा पर्वतों का नदियों के द्वारा अपरदन, पर्वतों का नदियों के द्वारा, नदियों एवं सरिताओं के द्वारा अपरदन तथा उच्च भूमि से संप्राय मैदान के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया सम्मिलित है। संप्राय मैदान के निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया सम्मिलित है जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया सम्मिलित है जिसमें
स्थलाकृतियां 3 अवस्थाओं से गुजरती हैं, जैसे युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं तीसरा वृद्धावस्था या जीर्णावस्था, तथा प्रत्येक अवस्था में प्रक्रियाओं के तीव्रता एवं गहनता या प्रक्रियाओं के कार्य दर में अंतर होने के कारण विशिष्ट एवं विलक्षण स्थलाकृतियों के समूह का निर्माण होता है। स्थलाकृतियों के समूह का निर्माण होता है। लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। डेविस के अनुसार भूआकृतिक चक्र वह समयावधि है, भूआकृतिक चक्र वह समयावधि है जिसमें उत्थान के पश्चात, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्थान के पश्चात, पर्वतीय उत्थान के पश्चात अपर्दनात्मक शक्तियों के द्वारा स्थलाकृतियों का अनुक्रमित एवं श्रेणीबद्ध विकास होता है। अनुक्रमित एवं श्रेणीबद्ध विकास होता है जो उस प्रदेश की संरचना प्रक्रियाओं एवं अवस्था पर निर्भर करता है। डेविस ने चक्र शब्द की व्याख्या स्थलाकृतियों के सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट से किया है। अनुक्रमित, श्रेणीबद्ध
स्थलाकृतियों के अनुक्रमित एवं श्रेणीबद्ध विकास से किया है। न कि संपूर्ण चक्र से, न कि संपूर्ण चक्र से। अर्थात चक्रीयता की अवधारणा एक रूपतावाद, चक्रीयता की अवधारणा एक रूपतावाद, हटन का था ये, एक रूपतावाद पर आधारित है। जो साइक्लिक नेचर ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक में हटन के द्वारा 1780 के दशक में ही प्रतिपादित था। 1780 के दशक में ही प्रतिपादित था। साइक्लिक नेचर ऑफ द अर्थ में। तो ये साइकिल शब्द सबसे पहले हटन ने ही प्रतिपादित किया है। और साइकिल शब्द का अर्थ क्या है? सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म। अभी और एक्सप्लेन करेंगे। फिलिगो चक्रीय अवधारणा पर डार्विन का भी व्यापक प्रभाव है। चक्रीय अवधारणा पर डार्विन का भी व्यापक प्रभाव है। तथा डार्विन के विकासवादी सिद्धांत इवोल्यूशनरी थ्योरी, डार्विन के विकासवादी सिद्धांत से ही अनुक्रमित विकास की संकल्पना, अनुक्रमित विकास की संकल्पना अनुप्राणित है। अनुक्रमित विकास की संकल्पना अनुप्राणित है, वहीं से इंस्पायर्ड है, अनुप्राणित है। नेक्स्ट, आपको लिखना है, डेविस ने खुद कहा है कि हमारा जो चक्रीय उदाहरणा है वो हमारे दो पूर्वज हटन और डार्विन से इंस्पायर्ड है। डेविस ने खुद लिखा है। अब लिखो आगे। भूआकृति विज्ञान में चक्र का अर्थ है समतल भूमि पर अंतर्जात शक्तियों के द्वारा पर्वतीय उत्थान, तथा बहिर्जात शक्तियों के द्वारा
अपर्दनात्मक कार्य, अपर्दनात्मक कार्य जिससे स्थलाकृतियों में काल सापेक्षिक, स्थलाकृतियों में काल सापेक्षिक विकास अथवा परिवर्तन तथा उच्चावच्छीय दशा से निम्न उच्चावच्छीय दशा की ओर प्रगति तथा अंतिम अवस्था अंत्यावस्था में संप्राय मैदान की प्राप्ति, अंत्यावस्था में संप्राय मैदान की प्राप्ति। संप्राय मैदान की प्राप्ति लिखो। यह एक आदर्शवादी संकल्पना है, यह एक आदर्शवादी आइडियलिस्टिक नॉर्मेटिव डिडक्टिव मॉडल है। ये जो संकल्पना है चक्र की, यह आइडियलिस्टिक नॉर्मेटिव डिडक्टिव मॉडल है, आदर्शवादी निगमनात्मक, आदर्शवादी निगमनात्मक मॉडल है। किसी भी तरह का प्रश्न आ जाए तो ऐसा ही प्रश्न आ सकता है कि डेविस की संकल्पना आइडियलिस्टिक है, टिप्पणी करें, डिडक्टिव मॉडल है, टिप्पणी करें। तो ये सब आपको सीखना होगा और अभी एक्सप्लेन करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया नहीं मैंने, लेकिन आपको एक बहुत ही सिंपल अर्थ में एक डायग्राम से दर्शाते हैं कि कोई भी, मान लो ये समतल भूमि है। सबसे पहले क्या होता है? समतल भूमि होता है, ऐसा डेविस ने माना। तो मान लो कि एक समतल भूमि है। इस समतल भूमि पर अगर आंतरिक शक्तियां कार्य कर रही हैं, अंदर में आंतरिक शक्तियां कार्य कर रही हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि यहां पर वलन और उत्थान जैसी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। ये देखो, वलन और उत्थान जैसी प्रक्रियाएं हो जाएंगी। तो यहां पर पर्वतों का निर्माण होता है और पर्वतों का उत्थान जब खत्म होगा तभी अपर्दन चक्र कार्य करता है। तो अगर हम यहां सबसे पहले अगर देखेंगे तो भूदृश्य पर कुछ नहीं है, भूदृश्य बिल्कुल समतल सा है और इसमें अपर्दनकारी शक्तियां कार्य कर रही हैं। तो ये हम मानते हैं इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में डेविस मानते हैं अपर्दन चक्र क्या है उसको देखो, इनिशियल स्टेज है। अब इनिशियल स्टेज में अंतर्जात शक्तियां कार्य कर रही है तो पर्वत बन गया। यहां पे हमने दिखाया पर्वत बना हुआ। तो जब पर्वत बन जाता है, निर्माण हो जाता है, तो है युवावस्था, युवावस्था, यूथफुल स्टेज।
जैसे हिमालय है, हिमालय का उदाहरण आप यहाँ पे ले सकते हो। हिमालय अपने युवावस्था में है, हिमालय का उत्थान थोड़ा बहुत जारी भी है और हो भी चुका है। डेविस मानते हैं कि उत्थान खत्म हो जाएगा तभी अपर्दन चक्र शुरू होगा। तो जो इनिशियल स्टेज है ये अपर्दन चक्र का भाग नहीं है, अपर्दन चक्र यहां से शुरू होगा उत्थान के पश्चात। ये अपर्दन चक्र अब यहां शुरू हो रहा है। तो युवावस्था है, बाद में अंतर्जात शक्तियों के कारण तो ये बना था, लेकिन अब अंतर्जात शक्तियां तो खत्म हो गई है, यहीं पे इनिशियल स्टेज में ही खत्म हो गई है। तो ये पर्वत है, इस पर बहिर्जात शक्तियां कार्य करेंगी, है ना। बहिर्जात शक्तियों में क्या होगा, नदियों को सबसे प्रमुख मानते हैं ये। तो नदियों के द्वारा घाटी में अपर्दन और ये सारा कार्य शुरू हो गया है। घाटी में लंबवत कटाव यहां पर होगा, ढाल हिमालय का तीव्र है, सरिताएं बन रही है, आइस कैप पिघल रहा है, घाटियों में और गहराई से कटाव हो रहा है। थोड़ा एक लेमैन की तरह समझने की कोशिश करो कि हिमालय का भूदृश्य है और हिमालय के भूदृश्य में क्या क्या हो रहा है। उसके आइस कैप्स पिघल रहे हैं। तो जो पर्वत की चोटियां होती है, चोटियों के ढाल पर जो छोटी छोटी धाराएं बनती है उनको हम लोग सरिता कहते हैं। और यही सरिताएं जब घाटी में चली जाती हैं तो वहां पे सरिताओं का मिलन होता है, तो उसके बाद वहां बनती है धाराएं। और धाराएं जब जाकर के मिलने लगती हैं तब उससे क्या बनता है, नदी। और धाराएं और नदियां घाटी में कटाव करती है, जबकि सरिताएं शीर्ष अपर्दन करती है। ठीक से सुनो इसको, नहीं तो फिर बाद में मुसीबतें फंसोगे। जैसे मान लो पर्वत है, तो पर्वत में ये आइस कैप है, तो आइस कैप से जो पानी पिघल रहा है ये सब सरिताएं हैं। ये दूसरा आइस कैप है, मान लो ये सब सरिताएं यहां से बन रही है। अभी सारी सरिताएं आकर के कहां मिली, घाटी में। यह है हमारा घाटी। तो घाटी में जो बना ये हमारी नदी होती है, इनको हम लोग सरिता कहते हैं। तो पर्वत के शीर्ष का अपर्दन कौन करेगा, सरिताएं। पर्वत के ढाल का अपर्दन कौन करेगा, सरिताएं। घाटी में अपर्दन कौन करेगा, नदियां। सरिता और नदी में एक मूलभूत अंतर है, जो बहुत अंतर है, दोनों एक नहीं होती है। तो घाटी अपर्दन, अब मान लो कि हिमालय की ऊंचाई बहुत अधिक है और नीचे मैदानी भाग है, तो नदियां ऊपर से तीव्र ढाल से आ रही हैं तो गहराई से काटती हैं, तो वैली डीपनिंग प्रोसेस युवावस्था में सबसे ज्यादा होगा। तो ये सारी यहाँ पे घाटी में कटाव शुरू हो जाता है। देखो घाटी में यहाँ पे कटाव शुरू हो जाएगा इस तरह से। घाटी कर्तन की प्रक्रिया युवावस्था में सबसे ज्यादा होगी और घाटी कर्तन की प्रक्रिया से ही यहाँ पर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जैसे आपने सुना होगा गॉर्जेस, गर्त जैसा बनता है, गॉर्जेस बनता है ऊपर ऊपर चोटियों के ऊपर में, हिमालय में बना हुआ है। फिर वही गॉर्जेस जो है, एक उदाहरण लेते हैं कि सबसे पहली अवस्था में क्या हो रहा है, तो आई शेप वैली बनेगा, है ना। आई शेप वैली बना। अब ये आई शेप वैली इस तरह का है, मान लो एकदम बिल्कुल आई की तरह दिख रहा है, ये गहरा ऐसा कटा हुआ, इसे गॉर्ज कहते हैं। यही गॉर्ज भी होता है, गर्त यही होता है, गॉर्जेस कहते हैं इसको, आई शेप वैली को। अब यही युवावस्था में ही इसमें और गहराई से कटाव होने लगेगा, इसका दीवार भी थोड़ा थोड़ा कटने लगेगा, तो यही बन जाता है वी शेप वैली। ये वी शेप वैली बन जाएगा। तो युवावस्था में आई शेप वैली, यू शेप वैली बनता चला जाएगा। इसमें और गहराई से काटोगे तो और ये डीप वी शेप वैली होता चला जाएगा। तो वैली डीपनिंग प्रोसेस के कारण ये वी शेप वैली बनता है। अब आगे देखो, यही प्रक्रिया अगर जारी रही तो युवावस्था के बाद इसी वी शेप वैली में जब आयतन नदियों का बढ़ेगा, समय के बाद क्या होता है कि सरिताओं का विकास निरंतर होते जा रहा है। सबसे पहले देखो पर्वत उत्थान हो गया, पर्वत उत्थान के बाद उस पर सरिताओं का विकास हुआ। सरिताओं के विकास के साथ साथ घाटी में नदियों का विकास हो रहा है। फिर नदियां घाटी में गहराई से कटाव कर रही हैं, घाटी कर्तन की प्रक्रिया कर रही हैं और नदियों का वेग अधिक होगा, जो अवसाद होंगे वो मोटे मोटे होंगे। जैसे हरिद्वार के ऊपर कैसे मिलता है नदियों में, तो उस पूरे हिमालय के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करो और जब भी घूमने जाओ तो इन चीज़ों को जरूर देखो। अभी वेस्टर्न घाट्स और कार्डमम हिल्स और ये सब जो एरिया देख करके हम आए हैं, क्लिफ और सी इरोजन का सब, उसका मैंने वीडियो बनाया है, आपको धीरे धीरे करके देंगे। तो ये देखो, तो ये आई शेप वैली सबसे पहले स्ट्रीम्स ऊपर बनाएंगी घाटी के पास, फिर उसके बाद नीचे घाटी का
अपर्दन होगा गहराई के साथ तो वी आकार की घाटियां बनने लगती है। फिर आप देखोगे कि जो पर्वत के स्ट्रिंग है वो बिल्कुल नुकीले बन जाएंगे, है ना। वी आकार की घाटी कटने लगी चारों तरफ, तो शीर्ष एकदम से नुकीला ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे हिमालय में खड़ा है। इसको युवावस्था कहते हैं। घाटी में कॉन्वेक्सिटी यानी उत्तल घाटियां दिखती है। जब भी वी शेप वैली बनता है तो वी शेप वैली ऐसे बनता है, देखो ऐसे वी शेप वैली बनेगा ना। तो अगर हम पर्वत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो पर्वत का ये ढाल है, ये पर्वत का ढाल है, तो उत्तल ढाल बन जाता है। उत्तल ढाल का निर्माण होगा युवावस्था में। इसको बहुत ध्यान से समझना है कि उत्तल ढाल कैसे बनता है, क्या होगा, वो सब आपको बताया जाएगा। तो ये उत्तल ढाल का निर्माण होगा, वी आकार की घाटी बनेगी, इसी में जलप्रपात बन जाते हैं, तो छिप्रिकाएं बन जाती है, तो टेरेसेस बन जाते हैं पर्वत के दोनों तरफ। ये सब बहुत सारा स्पर बनता है। स्पर होता है एक कठोर चट्टान का प्रोजेक्शन नदी के मार्ग में, तो नदियां ऐसे मियंडर कर जाती हैं, घूम जाती हैं, विसर्पित हो जाती हैं। इस तरह की स्थलाकृतियों का समूह प्राप्त होगा युवावस्था में। अब प्रौढ़ावस्था में आओगे तो प्रौढ़ावस्था में क्या होने लगेगा, नदियों का आयतन बढ़ता है। बहुत सी सहायक नदियां, छोटी नदियां मिलकर के घाटी में आयतन बढ़ा देंगी और घाटी का लंबवत कटाव बंद हो जाएगा। तब पार्श्व अपर्दन होगा। अब घाटियां चौड़ी होनी शुरू हो गई। तो जब घाटी वी आकार घाटी को हम लोग चौड़ा करेंगे तो क्या बनेगा, यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी बनेगा। तो ये था हमारा युवावस्था, ये है हमारा प्रौढ़ावस्था। अब ये इस तरह से यू आकार की घाटियां बनने लगती है क्योंकि घाटी में लंबवत कटाई खत्म है और ये चौड़ाई वाला चौड़ीकरण ज्यादा घाटी का, इस तरह से चौड़ीकरण शुरू हो गया, इस तरह से चौड़ीकरण शुरू हो गया है। तो ये प्रौढ़ावस्था है। फिर है जीर्णावस्था पे आप जाओगे तो जीर्णावस्था में ये घाटी बिल्कुल वाइड कॉनकेव यानी अवतल, यानी चौड़ी चौड़ी अवतल घाटियां मिलने लगती है। ये वृहत यू आकार कहेंगे इसको, वृहत यू आकार की घाटियां मिलती है। तो ये देखो स्थलाकृतियों का अनुक्रमित विकास हो रहा है या नहीं। पहले था गॉर्जेस आई शेप वैली, फिर हुआ वी शेप वैली, फिर हुआ यू आकार की घाटी, फिर हो गया वाइड कॉनकेव घाटी। तो जो घाटी पहले गॉर्ज थी वो अनुक्रमित विकास होते होते यू आकार की घाटी बन जाती है। तो इसीलिए डेविस की संकल्पना को कहा गया है कि इन्होंने स्थलाकृतियों का जेनेटिक वर्गीकरण किया है या फंक्शनल वर्गीकरण किया है। दोनों शब्द को लिखिए। डेविस का स्थलाकृतियों का जो वर्णन है या वर्गीकरण है उसको जेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि देखो सब जेनेटिकली कनेक्टेड है, सब फंक्शनली कनेक्टेड है। प्रक्रियाएं सब में जैसे जैसे काम कर रही है वैसे वैसे स्थलाकृतियों का स्वरूप बदल रहा है। इसको आप कई स्थलाकृतियों में देख सकते हो। सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले होता है इस तरह का रैपिड्स, है ना, रैपिड्स होता है। यही कटाव ज्यादा होने लगेगा तो ये बन जाता है और बड़ा ये इस तरह से बड़ा हो जाएगा। ये दूसरे पेज में दिखा देते हैं। सबसे पहले देखो इस तरह से रैपिड्स बनता है किसी भी पर्वत में। वाटरफॉल बनने की प्रक्रिया क्या है, उसके बाद दूसरा हम देखोगे तो ये है हमारा रैपिड्स। दूसरे में आओगे तो ये बन गया, इस तरह से ये बन जाता है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है, इस तरह से ये बन जाता है। तो रैपिड के बाद बन जाता है हमारा कैस्केड्स बन जाता है। यही कैस्केड्स आगे जाकर के और थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो ये कहलाने लगेगा कैटरैक्ट्स बन जाता है। और कैटरैक्ट्स जब और बड़ा हो जाता है तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा वाटरफॉल। अब बताओ ये जो स्थलाकृतियों का विकास है ये कहीं न कहीं अनुक्रमित है या नहीं, या कहीं न कहीं ये जेनेटिकली कनेक्टेड है या नहीं, या फंक्शनली कनेक्टेड है या नहीं। तो डेविस की संकल्पना में जो भी स्थलाकृतियां आज प्राप्त हो रही है ये सभी स्थलाकृतियां जेनेटिकली कनेक्टेड है और टाइम के साथ साथ अवस्था के आधार पर
अनुक्रमित और श्रेणीबद्ध विकास इनका हो रहा है। तो अभी आने वाला मॉडल मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन समझाने की कोशिश किया कि डेविस में क्या पढ़ना है और भूआकृति चक्र का अर्थ क्या है, भूदृश्य में परिवर्तन का अर्थ क्या है। आप इसको लिख करके बताओ कि आपने इस संकल्पना को समझा या नहीं। अगर समझ गए तो मुझे जल्दी से वाई लिख करके भेजो ताकि आगे हम मॉडल को पढ़ा सकें। ओके, ग्रेट। बहुत सारे वाई आने शुरू हो गए। तो अब आपको लिखना है और इस मॉडल को अब लिखने की कोशिश करिए। लिखो, डेविस की चक्रीय अवधारणा में अस्लाकृतियों का जननिक विकास प्राप्त होता है। जैसे डार्विनवाद में जीवों का विकास अनुक्रमित एवं आनुवांशिकीय है। अनुक्रमित एवं आनुवांशिकीय है। नेक्स्ट, डेविस के स्थलाकृतियों के वर्गीकरण को फंक्शनल क्लासिफिकेशन, प्रकार्यात्मक एवं जननिक वर्गीकरण भी कहते हैं। प्रकार्यात्मक एवं जननिक वर्गीकरण भी कहते हैं।
लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ। बहुत डेविस में बहुत सारी बातें हैं, रुकना पड़ता है कई बार अपने आप को। लिखो, डेविस की मूलभूत संकल्पनाएं, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ डेविस या भूआकृति चक्र की मूलभूत संकल्पनाएं। अगर प्रश्न आता है भौगोलिक चक्र क्या है, अगर आता है सामान्य अपर्दन चक्र क्या है, अगर पूछता है नदीय अपर्दन चक्र क्या है, या अगर पूछता है कि भूआकृतिक चक्र क्या है, तो सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर होता है और वह है डेविस की संकल्पना, क्योंकि ये सारी संकल्पनाएं डेविस से ही निकली हुई हैं और डेविस ने ही इन शब्दों का प्रयोग भी किया है। भौगोलिक चक्र का प्रयोग करना, सामान्य चक्र का प्रयोग करना, ये सब डेविस की ही देन है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है कि सामान्य अपर्दन चक्र पूछा तो क्या करेंगे, और डेविस का अपर्दन चक्र सिर्फ नदीय अपर्दन चक्र में नहीं है, बल्कि आप देख बाकी रिसर्च वर्क में तो ये भी सब है कि जो शुष्क भाग हैं उसमें भी डेविस का अपर्दन चक्र कैसे काम करता है, उस पर भी मॉडल्स बने हुए हैं। सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन क्या है, यह भी डेविस की संकल्पना है। सेकेंड साइकिल ऑफ इरोजन, सक्सेसिव साइकिल ऑफ इरोजन, ये सब डेविस की संकल्पना है। लिखिए, लिखो, मूलभूत अवधारणाओं में सबसे पहला अपर्दन चक्र काल सापेक्षिक मॉडल है जिसमें भूआकृतिक प्रक्रमों को अवस्था आधारित माना गया। दूसरा, स्थलाकृतियां, संरचना, प्रक्रिया एवं संरचना, प्रक्रिया एवं अवस्था संरचना, प्रक्रिया एवं अवस्था के प्रतिफल होते हैं। ये तो आपने कई बार लिखा पढ़ा। तीसरा, पर्वतीय उत्थान समतल भूमि अथवा भूसन्नतियों में होता है। एक्चुअली प्रथमतः तो डेविस लिखते हैं समतल भूमि पर पर्वतीय उत्थान, जब वो 1880 में रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कालांतर में भूसन्नति की संकल्पना इतनी प्रचलित हो गई कि 1930 के मॉडल में इन्होंने समतल भूमि अथवा भूसन्नति शब्द का भी प्रयोग किया है। तो हो सकता है सविंदर सिंह में सिर्फ समतल भूमि रहे, तो आप हमारे नोट्स में करेक्शन करने का कोशिश तो मत ही करना, आपके हित में है। समतल भूमि अथवा भूसन्नति में पर्वतीय उत्थान। फिर लिखो, पर्वतीय उत्थान का दर रैपिड है, शीघ्र है, त्वरित है
एक्सिलरेटेड है तथा अल्पकालिक रैपिड एंड शॉर्ट लिव्ड अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट, पर्वतीय उत्थान के पश्चात अपर्दन चक्र का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, पर्वतीय उत्थान के पश्चात अपर्दन चक्र का प्रारंभ होता है। नेक्स्ट, अंतर्जात एवं बहिर्जात शक्तियां पृथक कार्य करती हैं, अर्थात अंतर्जात शक्तियों के परिसमाप्ति पर ही बहिर्जात शक्तियां कार्यरत होती हैं। अंतर्जात शक्तियों के परिसमाप्ति पर ही बहिर्जात शक्तियां कार्यरत होती हैं या कार्यारंभ करती हैं। नेक्स्ट लिखो, डेविस की इस बात की बहुत आलोचना भी हुई है, रैपिड अपलिफ्टमेंट की और शॉर्ट लिव्ड अल्पकालिक पर्वतों के उत्थान की, समतल भूमि से पर्वत के निर्माण की और बहिर्जात अंतर्जात शक्तियां अलग अलग कार्य करती है। इस पर भी सब पे आलोचना है, बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट लिखो, अपर्दन चक्र का अंत संप्राय मैदान के रूप में होता है जिसे पेनिप्लेन कहते हैं। नेक्स्ट, पर्वतों में ढाल परिवर्तन की प्रक्रिया स्लोप डिक्लाइन होती है। स्लोप डिक्लाइन होती है यानी ढाल पतन होती है। ढाल पतन होती है तथा
द्रव्यमान संचरण की प्रक्रिया तथा द्रव्यमान संचरण की प्रक्रिया मास मूवमेंट की प्रक्रिया, डिके ऑफ मटेरियल की प्रक्रिया या द्रव्यमान क्षय की प्रक्रिया, पश्च क्षय कहलाती है, डाउन वेस्टिंग कहलाती है। डाउन वेस्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट लिखो, स्थलाकृतियों का विकास अनुक्रमित एवं श्रेणीबद्ध है। तथा इनका विकास प्रोफाइल ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था की परिच्छेदिका, साम्यावस्था की परिच्छेदिका की प्राप्ति तक होती है। ब्रैकेट में लिखना है कि साम्यावस्था की परिच्छेदिका की संकल्पना मूलतः गिलबर्ट की है, गिलबर्ट की है। और डेविस ने लिखा है कि मैं गिलबर्ट साहब से ये अवधारणा ले रहा हूं अपने मॉडल में। डेविस ने कोई चोरी नहीं की है, गिलबर्ट की अवधारणा को माना है। नेक्स्ट लिखो, नदियां लंबवत अपर्दन, नदियां लंबवत अपर्दन अथवा घाटी कर्तन की प्रक्रिया घाटी अपर्दन की प्रक्रिया बेस लेवल ऑफ इरोजन तक करती हैं। बेस लेवल ऑफ इरोजन, BASE, आधार तल, आधार तल की प्राप्ति तक करती हैं। ब्रैकेट में आधार तल की संकल्पना पॉवेल से ली गई है, POWELL, आधार तल की संकल्पना पॉवेल से ली गई है। डेविस ने इसको स्वीकार किया है। नेक्स्ट, देखो गिलबर्ट, डार्विन, पॉवेल, कितने सारे सिद्धांतों का प्रभाव है डेविस के ऊपर में। अभी लिखो, लिखो प्रारंभिक अवस्था में स्ट्रीम ऑर्डर का विकास होता है, सरिता श्रेणी का विकास होता है। पहले नदियां नहीं है, घाटी में नदियों का विकास होता है, वो भी अनुक्रमित है। तो पहले सरिताएं बनती है, तो पहले सरिता बनेगी, फिर सरिता श्रेणी का विकास होगा। सरिता श्रेणी क्या है आपको दिखाते हैं। जैसे मान लो कि ये पर्वत का ढाल है, तो सबसे पहले ये एक धारा निकली, फिर यहां से छोटी धारा निकली। तो ये छोटी छोटी धाराएं क्या है, इसका नंबरिंग करेंगे 1 1, तो सरिता 1, सरिता 1, तो 1 1 मिलकर के जो दूसरी बन जाती है सरिता, तो कहलाती है 2। फिर यहां पे है 1
1, ऊपर से जो सरिता बनेगी पहली 1 1, श्रेणी 1 है, दोनों मिलने के बाद ये क्या हो गया 2। अब मान लो कि ये 2 चला आ रहा है नीचे, अब इसमें ये जो पहली सरिता बनी है ये क्या है 1 है ना, जो सबसे पहली प्रारंभिक सरिता होगी उसको देंगे 1, तो यहां पे मिला 1 और 2 आकर के यहां पे मिला ये, है ना। तो ये क्या हो गया, ये रह गया 2, ये 3 नहीं होता है, ये 2 ही रह गया। इसमें मान लो कि और एक सरिता मिल रही है, ये 1 है, तब भी ये 2 ही रह गया। लेकिन अगर 2 और 2 आकर के यहां मिल जाए तब ये कहलाएगी 3। और इसी तरह से अगर यहां पर हम मान लेते हैं ये 1 1 था, फिर ये 1 1 था, और ये दोनों आकर के मिली, 1 1 से दोनों मिला तो ये हो गया 2, ये हो गया 2, और 2 2 जहां पर आकर के जिस पॉइंट पे मिल गया ये हो गया 3, और 3 यहां आकर के मिल गया, तो इस पॉइंट से क्या हो गया, ये हो गया 4। तो इस तरह से सरिता श्रेणी का विकास हो जाता है, और बाद में यही 4 जाकर के क्या बन जाएगा, रिवर। और इसके पहले ये सब क्या है, स्ट्रीम। तो यही स्ट्रीम ऑर्डर है, सरिता श्रेणी का विकास यही है डेविस के अंतर्गत। अब लिखो, सरिता श्रेणी का जो संकल्पना है ये हॉर्टन का है, HORTON, हॉर्टन का संकल्पना है। और जो मैंने सरिता श्रेणी को जो इसे मान लेते हैं 1 और 1 है, तो ये हुआ 2, तो यहां पर क्या मिला 2 और 3 मिलने के बाद ये रह जाता है 3 ही रह जाता है। तो ये जो सरिता श्रेणी का विकास मैंने आपको मॉडल बताया, ये गणना स्ट्रॉलर के आधार पर हमने करके आपको दिखाया है। ये सब MSc ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल में भी पढ़ाया जाता है, हमारे MSc ज्योग्राफी में था ये सब। डायग्राम को बनाइए और अवधारणा में लिखिए कि यह संकल्पना हॉर्टन से ली गई है, मूलतः हॉर्टन की संकल्पना है। आगे लिखो, देखो डेविस ने नदीय चक्र के लिए सामान्य भौगोलिक चक्र शब्द का प्रयोग किया है।
अच्छा, एक साउंड का प्रॉब्लम हो गया, चलो फिर से लिखो। एक और हमने बताया था कि डेविस के प्रत्येक अवस्था में, रिपीट कर रहे हैं, डेविस के प्रत्येक अवस्था में अलग अलग स्थलाकृतियों का समूह प्राप्त होता है, क्योंकि प्रक्रियाओं में अंतर है, क्योंकि प्रक्रियाओं में अंतर होता है, क्योंकि प्रक्रियाओं में अंतर होता है। फिर लिखो नेक्स्ट। प्रक्रियाओं में अंतर होता है। ऑलराइट, अब लिखना है डेविस का ट्रायो या ट्रियो या त्रिकट। डेविस का त्रिकट क्या है? डेविस का ट्रायो या त्रिकट क्या है डेविस का? पहला है स्ट्रक्चर, संरचना, दूसरा है प्रोसेस, प्रक्रम, तीसरा है अवस्था, स्टेज। और तीसरा है स्टेज। ये मैंने यहां लिखा है लैंड फॉर्म, यानी स्थलाकृति है। ये डेविस का ट्रायो है। इसमें स्टेज प्रोसेस को प्रभावित करेगा, प्रोसेस स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है, और स्ट्रक्चर भी स्टेज को निर्धारित करने लगता है। तो इस तरह से एक साइक्लिक प्रक्रिया है, तीनों के बीच में अंतर संबंध है। डेविस का ट्रायो है ये, डेविस का त्रिकट कहते हैं इसको। अब त्रिकट में सबसे पहले लिखिए स्ट्रक्चर क्या है। इस तरह से भी फ्लो है। रादर ये जो फ्लो है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा ये ऐसे आएगा, ये फ्लो बेहतर है। इस तरह से होगा साइक्लिक प्रक्रिया। हाँ, ये ठीक है। ओके, त्रिकट में पहला लिखो संरचना क्या है। संरचना पे आइए, लिखो संरचना का अर्थ है शैल संस्तरीकरण, शैल संगठन एवं भूविवर्तनिक लक्षण, चट्टानों के भूविवर्तनिक लक्षण।
संरचना मैंने बहुत डिटेल से आपको पढ़ाया हुआ है कि भू विवर्तनिक लक्षण। फिर लिखिए यहीं पे, संरचना स्थलाकृतियों के विकास का प्रमुख एवं निर्धारक कारक होता है। प्रमुख एवं निर्धारक कारक होता है जो प्रक्रियाओं के इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड को प्रभावित करता है। प्रक्रियाओं के परिमाण एवं गहनता को प्रभावित करता है, कार्य दर को प्रभावित करता है। त्रिकट में दूसरा है ये, और लिखिए प्रक्रिया। लिखो प्रक्रिया अथवा जियोमॉर्फिक प्रोसेस, भूआकृतिक प्रक्रम का अर्थ होता है अंतर्जात, बहिर्जात शक्तियां तथा अपक्षय एवं भूसंचरण की प्रक्रियाएं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस का अर्थ होता है अंतर्जात शक्तियां, बहिर्जात शक्तियां और अपक्षय एवं भूसंचरण की प्रक्रियाएं। लिखो, डेविस ने प्रक्रियाओं के अंतर्गत अंतर्जात शक्तियों को उपेक्षित किया है, नेग्लेक्ट किया है। माना है लेकिन नेग्लेक्ट कर दिया। आप फैमिली के मेंबर हैं लेकिन आप नेग्लेक्टेड हैं। ऑफिशियली आप हैं उसके पार्ट, होता है ना इस तरह का कि आप पेपर पे ऑफिशियली आप पार्ट हैं लेकिन आप नेग्लेक्टेड हैं। जैसे भारत में बहुत सारे सामाजिक स्तर पे आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो भारत के पार्ट हैं लेकिन नेग्लेक्टेड हैं, उपेक्षित समुदाय। उसी तरह से है कि अंतर्जात शक्तियों को की उपेक्षा की है, गणित किया है, माना है उनको लेकिन उपेक्षा की है। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि अंतर्जात शक्तियों को नहीं माना है। ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। अब तीसरे में आओ, स्टेज। लिखो, स्टेज काल सापेक्षिक संकल्पना है। स्टेज एक काल सापेक्षिक संकल्पना है जिसमें काल सापेक्षिक संकल्पना है जिसमें समयावधि को प्रक्रिया से श्रेष्ठ माना गया है। समयावधि को प्रक्रिया से श्रेष्ठ माना गया है तथा प्रक्रियाओं का विश्लेषण अवस्था के अंतर्गत किया गया है। अर्थात स्टेज इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड प्रोसेस। स्टेज में प्रोसेस भी है लेकिन वो टाइम का गुलाम है, ऐसे समझो। काल सापेक्षिक है।
समय पे आधारित है। जब आप डेविस और पेंग की तुलना करेंगे तब इसको और विशेष समझ पाएंगे। देखो, डेविस ने 3 अवस्थाओं को वर्णित किया है। डेविस में 3 अवस्थाएं हैं, सबको मालूम है। तथा प्रत्येक अवस्था में अपर्दनात्मक शक्तियों का अंतर होता है। अपर्दनात्मक शक्तियों एवं प्रक्रियाओं का अंतर होता है। शक्ति और प्रक्रिया दोनों में अंतर है। तथा डेविस ने यह माना कि अपर्दन चक्र के प्रारंभ में ऊर्जा अधिकतम, एनर्जी मैक्सिमम एवं इंट्रोपी मिनिमम है। एवं इंट्रोपी मिनिमम है, अर्थात ऊर्जा अधिकतम और विसंगतियां न्यूनतम है। जबकि भूआकृतिक चक्र के अंत में एंट्रोपी अधिकतम एवं एनर्जी न्यूनतम प्राप्त होता है। इसी को हम लोग कहते हैं एनर्जी एंट्रोपी मॉडल इन डेविस। एंट्रोपी मतलब विसंगतियां, यादृच्छिकी भी इसके लिए एक शब्द है। देखो, इस कारण से डेविस के मॉडल को क्लोज सिस्टम मॉडल माना गया। डेविस के मॉडल को क्लोज सिस्टम माना गया क्योंकि ऊर्जा निरंतर एवं अनुक्रमित रूप में घट रही है। तथा अपर्दन चक्र के मध्य में
किसी भी प्रकार से ऊर्जा का आगत एवं निर्गत नहीं होता है। ऊर्जा का आगत एवं निर्गत नहीं होता है। आगत एवं निर्गत नहीं होता है। अब एनर्जी इंट्रॉपी मॉडल को समझो। इसमें तो यूथफुल स्टेज यानी युवावस्था, युवावस्था में क्या है, एनर्जी हाई है और इंट्रॉपी मिनिमम है। मैच्योर स्टेज प्रौढ़ावस्था में एनर्जी इंट्रॉपी, एनर्जी नीचे आ गया लेकिन एनर्जी इंट्रॉपी दोनों लगभग बैलेंस कर रहा है। और ओल्ड स्टेज में इंट्रॉपी हाई हो रहा है, अधिकतम है, और एनर्जी लोएस्ट पे है। तो फाइनली रिलेशनशिप क्या हुआ डेविस में, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी, यानी जितना अधिक एनर्जी होगा एंट्रोपी उतना कम होता है। जबकि विश्वतीय वर्षावन में अगर जाओगे या इकोलॉजी के सिस्टम्स को समझोगे, इकोसिस्टम को पढ़ोगे, तो उसमें एनर्जी और एंट्रोपी दोनों एक दूसरे का समानुपाती होता है। जितना एनर्जी होगा उतना एंट्रोपी होगा। जितना विश्वतीय वर्षावन में एनर्जी सौरिक ऊर्जा मिल रही है उतना ही ज्यादा वहां स्पेसीज का वैरायटी है, नहीं तो एंट्रोपी ज्यादा है, विसंगतियां ज्यादा है वहां पर। जितना ज्यादा जैव विविधता होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा, और जैव विविधता अधिक होने के लिए उतना ही अधिक एनर्जी चाहिए। यानी जितना अधिक एनर्जी है उतना अधिक जैव विविधता है और उतना ही अधिक एंट्रोपी होगा। तो हम लोग पारिस्थितिक तंत्र में अगर जाएंगे तो वहां पे एनर्जी एंट्रोपी रिलेशनशिप में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती संबंध होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि विश्वतीय वर्षावन एक खुला तंत्र है, एक ओपन सिस्टम है। लेकिन डेविस में ऐसा नहीं हो रहा है। डेविस में जो माउंटेन रिवर सिस्टम है, जो पर्वत और नदियों का तंत्र है, जो मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें ये इकोसिस्टम नहीं है ना, ये मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम है। डेविस का सिस्टम क्या है? मॉर्फोलॉजिकल। ये मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम है, आकृतिक तंत्र है। तो आकृतिक तंत्र में एनर्जी अगर अधिक होगा तो एंट्रोपी कम होता है डेविस के अनुसार। ये एनर्जी एंट्रोपी मॉडल है डेविस में, जो हम पहली बार आप लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि आजकल यूपीएससी का स्केल बहुत हाई चल रहा है। इसको समझने की कोशिश करो। बाकी कल फिर प्रकट होते हैं विषयों के साथ। धन्यवाद।